हेलो एवरीवन, करियर हैक में कोचिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है। उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे नोट्स, पीडीएफ्स और अदर स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप लोग जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से सारे कुछ अपने पढ़ने के लिए जो भी चीज जरूरी आपको लगती है वो सब कुछ निकाल लीजिए, पढ़ लीजिए और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। और वीडियो कॉन्सेप्ट तो लेना ही है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। अब ये लेक्चर 1 जो है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये चैप्टर ना समझने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब इसको सॉल्व करना होगा ना तो आप लोग को बहुत सारा कठिनाई आएगा। कोशिश करेंगे कि हम जितना भी आप लोग का प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाएं और जितना भी आप लोग का दिमाग में डाउट है वो सब क्लियर कर पाएं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, या अगर सब कुछ वीडियो वगैरह पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। जो जो कमेंट करेंगे उनको मैं अपने तरफ से एक हार्ट दूंगा। लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को जो टॉपिक कवर करना है वो क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ही हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये 3 टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। हालांकि ये सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा वेबसाइट वगैरह से, तो आप लोग वहाँ जाके वो सब निकाल सकते हैं। आप लोग अपना नोट्स बना सकते हैं, नोट्स को कंप्लीट रखिएगा हमेशा लिख के। तो सबसे पहला पार्ट जो हम लोग शुरू करते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही एक दूसरा नाम है किसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बात करते हैं या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का बात करते हैं तो हम लोग सेम ही बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में सेम ही बात कर रहे हैं। देखिए, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल को बोलता है जिसका डिग्री 1 हो, मतलब जो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा, है ना। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ऐसे करके चलता जाता है। ठीक है, आप लोग ये सब पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन का जब बात करते हैं मतलब मैक्सिमम पावर तो 1 ही है, लेकिन 2 वेरिएबल्स है। आज तक आप लोग कैसा सॉल्व करके आए हैं, करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोग के सामने 3x + 4 है इक्वल्स टू 3 है। तो देखिए, इस पूरे इक्वेशन में जो भी आपको दिख रहा है उसमें से जितना भी वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, उसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है ना। तो ये है तो लीनियर इक्वेशन, लेकिन ना इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही ऐसा चीज है जो आपको नहीं पता है, x। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो है ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल का है, मतलब एक ही ऐसा पैरामीटर है इस पूरे इक्वेशन में जो हमको नहीं पता है, जो हमको निकालना होगा। लेकिन जब हम लोग इसी इक्वेशन को इस तरह से लिख देंगे 3x + 4y = 3, है ना। तो देखिए, वेरिएबल्स यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, x और y, दोनों में पावर तो 1 ही है, तो इसका मतलब डिग्री तो 1 ही है। तो ये है तो लीनियर इक्वेशन ही। ठीक है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 2 ऐसा पैरामीटर्स आपको दिख रहा है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, निकालना पड़ेगा। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री तो 1 ही है ना। लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं हम लोग जिसका डिग्री 1 हो, मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर 1 हो। तो यहाँ मैक्सिमम पावर तो 1 ही है दोनों में, उससे बड़ा पावर तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये है तो लीनियर इक्वेशन ही, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल ऐसा है जो हमको नहीं पता है।
इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जब बात करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है वो तो हम लोग समझ गए कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो अननोन क्वांटिटीज हो, जिसको हम वेरिएबल के फॉर्म में दिखाए हो, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है, दो होना चाहिए, और जो मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल के ऊपर वो वन ही होना चाहिए, एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब कहीं पर नहीं दिखना चाहिए, मैक्सिमम पावर वन। ठीक है, वन मतलब कोई पावर नहीं लगा हुआ होगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन है लेकिन टू वेरिएबल का। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है समझ में आ गया, ये होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स क्लास 7th 8th में आप लोग सॉल्व किए हैं इस तरह का इक्वेशंस को, जहां पे एक वेरिएबल हुआ करता था, उसको सॉल्व करके आपको उसका वैल्यू लाना होता था। ठीक है, ये तो सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात ही नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, अब अगर इंट्रोडक्शन का बात करें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है वो तो अपने को समझ में आ गया, लेकिन अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये वाला एक इक्वेशन दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 3, कुछ भी दे सकता है, और बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने। तो सबसे पहले क्या करना है, ए एक्स कौन सा है, 3x, ए के जगह पे 3 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस बी वाई मतलब प्लस 4y, वाई वाला लिखना है हमको सेकंड में, तो प्लस 4y और प्लस सी। अब यहां पे बिना वेरिएबल के कौन सा एक नंबर होगा ना, तो नंबर कौन सा है यहाँ पे 3 है, लेकिन ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड में और यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड भेजना पड़ेगा, तो ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा -3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपका जो ए बी सी होगा ना, अगर तीनों एक साइड आ गया और एक तरफ 0 आ गया तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, साइन का कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए माइनस होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका यहाँ पे माइनस आ जाए यहाँ प्लस हो जाए, लेकिन बस आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे है कि आपको तीनों जो x वाला पूरा टर्म होगा, y वाला टर्म होगा और सिंगल जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा उसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में डाल देना है पूरा को, और जब सब कुछ आप लेफ्ट हैंड साइड में डाल देंगे तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 ही बचेगा, और ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम लोग को इतना ही सीखना है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, समझ में आ गया कि क्यों हम लोग उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। उसके अलावा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ना किसी फॉर्म में दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लोग इक्वेशन बना रहे होंगे तो हमेशा अपना इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि इससे आपका नॉलेज पता चलता है, जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा ना तो आप उसको एक आइडिया रहेगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानकारी है, और मोस्टली वो लोग ये एक्सपेक्ट भी करता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, अगर मेरे को इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर मिले। तो इंट्रोडक्शन टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे हम लोग बिना ग्राफ के ये पता करेंगे कि इनकंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट को शुरू करेंगे। तो देखिए कंसिस्टेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, हम लोग किस तरह का इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलते हैं, किस तरह का इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि जब भी आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स
अगर सॉल्व करने को देता है, ठीक है, x और y आपको सॉल्व करने को दिया है, तो वो कभी भी आपको एक इक्वेशन तो देगा ही नहीं, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस देगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब दो इक्वेशन का एक सेट बना के देगा, और वो दो इक्वेशन का सेट जो है ना, वो आपको यूज करना होगा आपका सॉल्यूशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए वो सिर्फ देता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन देता है, तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसमें तो x और y कुछ भी आ सकता है ना, है ना? तो कैसे हम पता लगाएं कि यहाँ x और y का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? तो जरूरी है कि इसी x और y से रिलेट करने के लिए एक और इक्वेशन इसको वो आपको बताया जाए, ठीक है, a2x b2y और ये c2, मतलब क्या है, नंबर अलग अलग हो सकता है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, x और y सेम होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का यूज करके ही आपको x और y फाइंड करने को बोला जाता है, क्योंकि सिंगल इक्वेशन से x और y दोनों नहीं फाइंड हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा आपको क्वेश्चन में x और y फाइंड करना होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ही दिया होगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, समझ गए कि दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, जिसमें वेरिएबल्स सेम होना चाहिए, नंबर्स अलग अलग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का दो टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का दो टुकड़ा हो सकता है। एक हो सकता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट का बात करते हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं क्या होता है। कंसिस्टेंट एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन समझ रहे हैं ना, जिसमें दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का सेट होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है जहां पे कि x और y को, x एंड y हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब x और y का जब वैल्यू निकालेंगे ना, तो कम से कम एक आंसर तो आना ही है, सॉल्यूशन, है ना। आंसर का मतलब है कि x का कम से कम एक वैल्यू आएगा और y का कम से कम एक वैल्यू आएगा, ठीक है, और ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है, वो तो दूसरी बात हो गई। लेकिन कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि x और y का कोई कम से कम एक सॉल्यूशन, एक आंसर तो आना ही है, दोनों का एक एक, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? x एंड y हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं आएगा x और y का, ठीक है, आ ही नहीं सकता। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें कि x और y का कम से कम एक सॉल्यूशन आए और ज्यादा भी आ सकता है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन उस तरह का इक्वेशन का सेट को बोलते हैं जिसमें x और y का कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट का कोई और डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। कंसिस्टेंट का दो और डिवीजन होता है, या तो उसका यूनिक सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वन यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, वन यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, या तो ये होगा, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। कहने का मतलब है कंसिस्टेंट में कम से कम एक सॉल्यूशन था ना, तो इसका मतलब या तो एक सॉल्यूशन आएगा, एक एक यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक आंसर x का आया
और एक आंसर y का आया, बस ये फिक्स आंसर है, उसके अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। या तो ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक आंसर x का भी आएगा और y का भी आ सकता है, एक से अधिक आंसर। तो दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक में यूनिक सोल्यूशन है दोनों का एक एक, और एक में है एक से अधिक यूनिक से ज्यादा सोल्यूशन दोनों का, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट में तो दोनों का कोई आंसर आता ही नहीं है, तो इसका और डिवीजन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि पहचान क्या है, ठीक है। पहचान देखिए, पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकली उसका पहचान क्या है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट सिस्टम, दो तरह का ग्राफ दिखेगा तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। सबसे पहला जो ग्राफ होता है वो ये वाला होता है, ये y डैश x और x डैश। अगर हम ग्राफ प्लॉट किए और मेरा क्या है ना, अब देखिए दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, मतलब दो इक्वेशन है, यहां देखिए दो इक्वेशन है, तो दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा। ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बना के, वो तो आप लोग क्लास 9th में सीखे हुए हैं, इस क्लास में फिर से हम बताएंगे। लेकिन आप लोग को आता है पहले से कि आप लोग के सामने अगर एक इक्वेशन पड़ा हुआ हो तो उसका ग्राफ कैसे बनाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बात है यहां पे, ठीक है। दो इक्वेशन दिया हुआ है और ना एक का ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, ऐसा बना, और एक का ग्राफ ऐसा बना। ये वो पॉइंट है ना जहां पे दोनों कट रहा है ना। तो यहां पे जो भी वैल्यू होगा x का और y का वो हम लोग को मिल जाएगा, है ना। x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब ग्राफ बनेगा तो जो पॉइंट पे वो कट रहा होगा वहां पे जो x का वैल्यू होगा और वहां पे जो y का वैल्यू होगा। x का वैल्यू कैसे देखेंगे, यहां पे देखेंगे x कितना जा रहा है, और y का वैल्यू कैसे देखेंगे, यहां पे y एक्सिस में कितना जा रहा है ऊपर की तरफ। तो x और y का जो भी वैल्यू होगा वो मेरा फाइनल वैल्यू होगा x और y का। और इस तरह का जब ग्राफ बनेगा ना, जो इंटरसेक्टिंग है, एक दूसरे को काट रहा है, कहीं पर भी काट रहा हो, इंटरसेक्टिंग हो लेकिन एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम विथ वन यूनिक solutions for both x and y। मतलब कि x और y का एक एक यूनिक आंसर आएगा, क्योंकि इस पॉइंट का x तो एक ही होगा ना और y भी एक ही होगा, तो इसलिए x और y का जो वैल्यू होगा वो तो यूनिक होगा, और कोई x और y का आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई पॉइंट पे कट ही नहीं रहा है, एक ही पॉइंट पे कट रहा है, ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंट सिस्टम में एक और तरह का ग्राफ होता है। मान लेते हैं कि ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, x डैश y और फाई डैश। अगर पहला इक्वेशन का मेरा ग्राफ बना और वो कुछ इस तरह से बना, ठीक है, दूसरा इक्वेशन का मेरा ग्राफ बना वो भी इसी के ऊपर बना, ठीक है, एक के ऊपर एक बन गया, तो अब कौन सा x और y हम लें, हर पॉइंट पे ही तो एक नया x और y आ जाए, क्योंकि दोनों ग्राफ एक ही जगह एक ही लाइन बना रहा है, मतलब ये भी वैसे ही है और ये भी उसी के ऊपर है, दूसरा ग्राफ भी उसी के ऊपर है, तो हर जगह पे तो कट रहा है, तो बहुत सारा x और बहुत सारा y आएगा यहाँ पे आंसर में। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये जो है ना इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसका नाम बताते हैं, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ है, ये कंसिस्टेंट सिस्टम में आता है क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है x और y का।
ये किस तरह का ग्राफ हो गया? ये ग्राफ हो गया आपका ओवरलैपिंग ग्राफ। ठीक है, ओवरलैपिंग ग्राफ। ओवरलैपिंग ग्राफ मतलब एक के ऊपर एक दोनों ग्राफ चढ़ा हुआ है। तो इसमें खूब सारा, बहुत सारा एक्स भी आ रहा है और बहुत सारा वाई भी आ रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे तो एक नया एक्स वाई आ जाएगा। तो यहां पे भी कंसिस्टेंट सिस्टम तो है, क्योंकि आंसर तो आ रहा है लेकिन बहुत सारा आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। ये क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बहुत सारा सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब आगे बात करेंगे तो हम लोग तीसरा ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन लिए हुए हैं हम, तो उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा जगह छोड़ देंगे और हम जो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा ना, तो प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, बीच में देखिए क्वेश्चन हम ले लिए ना, गलत जगह पे हम क्वेश्चन लिख दिए, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम एक दो पेज स्किप करके बता रहे हैं, लेकिन आप लोग को जो पीडीएफ मिलेगा उसमें प्रॉपरली अरेंज्ड होगा। ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट सिस्टम का दोनों सीख गए, क्या क्या होता है? इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग। दो तरह ग्राफ दिख रहा है तो कंसिस्टेंट है, मतलब उसका आंसर आएगा। अब इनकंसिस्टेंट को देखते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का ग्राफ कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ होता है, इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ होता है। ठीक है, मान लीजिए पहला इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बना और दूसरा इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बन गया। अगर ये लाइंस पैरेलल जा रहा है, मतलब जो एकदम पैरेलल, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है वो हर जगह पे बराबर है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइन अगर जा रहा है, एक के बाद एक जा रहा है, कहीं पे मिलेगा ही नहीं, चलते चले जा रहा है, तब ये कभी भी नहीं मिलेगा, आगे जाके हो या पीछे जाके हो, कभी भी नहीं मिलेगा, हर जगह तो पैरेलल है। तो इस तरह का सिस्टम जब बनता है ना, दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल आ जाता है, तब फिर हम लोग उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। और इसमें कोई भी एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि कभी कटेगा ही नहीं। पैरेलल ग्राफ। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अब इसमें क्या लिख देंगे? इसमें लिख देंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये क्या है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम विथ inconsistent system with no values, no solution of both x and y। x और y दोनों का ही कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्राफ से तो हम लोग पहचानना समझ गए। अगर अपने सामने एक ग्राफ आया जो इंटरसेक्टिंग है तो उसका एक वैल्यू आएगा, वो कंसिस्टेंट है। x और y दोनों का एक एक वैल्यू आएगा। अगर अपने सामने जो ग्राफ बना दोनों इक्वेशंस का, वो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, ओवरलैपिंग है, तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, लेकिन है कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर अपने सामने दो इक्वेशंस का ग्राफ बना, दोनों पैरेलल बन गया, तो फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम आ जाएगा जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा एक्स और वाई का। ठीक है, तो ग्राफ से देख के हम लोग पहचानना सीख गए कि कंसिस्टेंट कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, किसमें कितना सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब बिना ग्राफ बनाए भी तो पहचानने आना चाहिए। कैसे पहचानेंगे? ठीक है, बिना ग्राफ बनाए हम लोग पहचानेंगे कोएफिशिएंट्स से। जैसे मान लीजिए आपके सामने दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0, ये c1 इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमेशा a1 b1 c1 ये x और y वेरिएबल है,
और कोएफिशिएंट कौन कौन सा है, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, ये सब कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का रिलेशंस हम लोग देखेंगे ना, उससे भी हम लोग बता सकते हैं कि कैसा ग्राफ बनेगा और सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, उसका कितना सॉल्यूशन आएगा, ये सब हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर अपने सामने ऐसा आ जाता है कि A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2, ऐसा आ जाता है। अभी तो हम बस लिख दे रहे हैं, बाकी फिर हम थोड़ा सा आप लोग को बता देंगे कैसे आप लोग को ध्यान में रहेगा ये। A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2, ठीक है, इक्वल्स टू C1 बाई C2, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। तो इस तरह का जो है ना, अगर मेरे पास रिलेशन आ रहा है कोएफिशिएंट का, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि वो नो सॉल्यूशन में आ रहा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब इनकंसिस्टेंट का क्या, कोई सॉल्यूशन तो आता नहीं है, विद नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम विथ नो सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देते हैं, अरे यार, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम विथ नो सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मेरे पास रिलेशन ऐसा आ जाता है A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2, उसी को चेक नहीं करना है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम लोग का कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट है कि अगर ऐसा आ जाए A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2, तो कंसिस्टेंट आएगा लेकिन विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। लिख दिए ना, यहाँ पे लिखना है ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम आया विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये तीन मेरे को, अगर हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ये तीन चीज टेस्ट करते हैं ना, तो हमको ये पता चल जाता है कि किस तरह का सिस्टम है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्या सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट है तो क्या सॉल्यूशन आएगा। और ग्राफ तो हम लोग जान ही लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे। एक चीज याद रखिए ना, ये ए बी जो होता है ना, ए और बी जो एक्स और वाई के साथ लगा हुआ रहता है, ये आपका हमेशा स्लोप को डिफाइन करता है। स्लोप मतलब कितना बेंड है, ठीक है। एक ग्राफ जो है कितना है, ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा, ये कितना बेंड है वो डिफाइन करता है ए और बी। और सी जो है ना वो शिफ्ट को डिफाइन करता है, मतलब किस पोजीशन पे होगा, मतलब ये यहां पे ऐसे बेंड होगा या फिर यहां पे ऐसे बेंड होगा, यहां भी बन सकता है ऐसे, यहां भी बन सकता है ऐसे। तो सी ये डिफाइन करता है कि यहां बनेगा कि यहां बनेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2, मतलब ए का रेशियो और बी का रेशियो दोनों इक्वेशन में इक्वल है, ठीक है। लेकिन सी का रेशियो इक्वल नहीं है इन लोग से। ए का जो रेशियो आया और बी का जो रेशियो आया उससे सी का रेशियो अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ए का रेशियो और बी का रेशियो सेम होने का मतलब है कि ये जो ग्राफ बन रहा है ना उसका बेंड तो सेम होगा। ये भी बेंड ऐसे ही बनेगा पहला वाला का, और दूसरा वाला का भी बेंड ऐसे ही बनेगा, लेकिन सी अलग अलग होने का मतलब है कि दूर दूर होगा ये, है ना। बेंड वही होगा, बस शिफ्ट अलग अलग होगा।
C1 अलग जगह पे बनेगा और C2 अलग जगह पे बनेगा। बात समझ में आया? C1 और C2 ना जगह को डिफाइन करता है, कहाँ बनेगा, और A1 और B1 जो है वो डिफाइन करता है, A1 B1 A2 B2 डिफाइन करता है कि जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा कैसा बनेगा, ठीक है, बेंड कैसा होगा, स्लोप कैसा होगा। तो अगर मेरा A का रेशियो और B का रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब बेंड तो एक ही जैसा होगा दोनों का, लेकिन C का रेशियो अलग है, इसका मतलब अलग अलग जगह बनेगा। तो अगर बेंड एक ही जैसा हो लेकिन अलग अलग जगह बने तब तो वो पैरेलल बनेगा ना, जैसे यहाँ पैरेलल दिख रहा है हम लोग को, है ना, ये भी इसी तरह का बेंड है और ये भी इसी तरह का बेंड है, लेकिन है अलग अलग जगह पे, तो ये पैरेलल दिख रहा है ना। तो पहला वाला का मेरा कोई आंसर आ ही नहीं सकता, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल ग्राफ में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, सॉरी नो सॉल्यूशन आता है ना, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। अब दूसरा में देखते हैं। जब दूसरा में बात करेंगे ना तो A का रेशियो और B का रेशियो सेम ही नहीं है, मतलब A ऐसा है और B कुछ और ही है, मतलब A ऐसे बेंड है और B ऐसे बेंड है मान लो, तो ये तो कट जाएगा ना एक दूसरे से। अगर A का रेशियो और B का रेशियो, जो A1 और A2 है उसका रेशियो और B1 और B2 है उसका रेशियो अगर सेम नहीं है, सेम नहीं होने का मतलब कि जो बेंड बनेगा दोनों ग्राफ का वो अलग अलग होगा। एक मान लो ऐसे बनेगा तो दूसरा ऐसे बन जाएगा, है ना, या फिर ऐसे बन जाएगा, कैसे भी बन जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पे दोनों कट रहा होगा, तो उस पॉइंट पे एक्स और वाई का वैल्यू तो निकल जाएगा। तो कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए A का रेशियो और B का रेशियो अलग अलग होना चाहिए अगर यूनिक सॉल्यूशन आना है तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां C क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर बेंड अलग अलग है ना, मान लीजिए एक ऐसा है एक ऐसा है, तो बने कहीं भी, मान लेते हैं कि अगर एक ग्राफ ऐसा बना, A1 B1 वाला जो ग्राफ है वो ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा, और A2 B2 वाला ग्राफ है वो ऐसा बन गया, तो C के कारण वो यहां बना है और C1 के कारण पहला वाला ग्राफ यहां बना और C2 के कारण दूसरा वाला ग्राफ यहां बना। अगर C2 कुछ और भी होता तो कहीं शिफ्ट हो जाता, लेकिन कटता तो सही है। तो हमको ये थोड़ा ना निकालना है कि आंसर क्या है, हमको सिर्फ ये पता करना है कि आंसर निकलेगा कि नहीं। आंसर निकलेगा तो कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का रेशियो, A का रेशियो B का रेशियो अलग अलग है, तो बेंड अलग अलग होगा, और जब बेंड अलग अलग होता है तो दोनों लाइन कटना ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक ऐसा हुआ तो एक ऐसा हो गया मान लो, तो भी तो यहां कट रहा है ना, तो वो चीज है। अब तीसरा देखते हैं, इसमें क्या है, बेंड जो है A1 A2 और B1 B2 का सेम है क्योंकि रेशियो सेम है, और C1 C2 का जो वैल्यू आ रहा है ना, C का जो रेशियो आ रहा है वो भी इन लोग से इक्वल है। तो इसका मतलब पहला वाला जहां बना दूसरा वाला भी वहीं बन गया ना। अगर A का रेशियो B का रेशियो C का रेशियो दो तीनों ही सेम है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ग्राफ बना और सेम बेंड पे सेम जगह पे दूसरा ग्राफ भी बन गया, क्योंकि बेंड तो ये दिखाता है और ये दोनों इक्वल है, और जगह ये दिखाता है, ये भी इक्वल है इन लोग से। तो मतलब जो पहला वाला का सिस्टम का पहला वाला इक्वेशन का ग्राफ बना होगा उसी के ऊपर दूसरा वाला भी बन जाएगा, तो यहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा ना, बहुत सारा सॉल्यूशन। तो यहां पे इस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है। याद रखिएगा, A और B का रेशियो बेंड दिखाता है और C का रेशियो शिफ्ट दिखाता है, कहां पे बनेगा। तो अगर A और B का रेशियो सेम है लेकिन C का अलग है, तो मतलब बेंड तो बराबर है, ठीक है, लेकिन जगह अलग अलग है, तो पैरेलल हुआ ना। जब पैरेलल हुआ तो नो सॉल्यूशन। फिर अब दूसरा देखते हैं कि अगर A का रेशियो और B का रेशियो ही अलग अलग है, मतलब बेंड ही अलग अलग है, एक ऐसा बना तो एक ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये वो पॉइंट होगा ना, ये वो पॉइंट होगा जहां पे कट रहा होगा दोनों, तो यहां पे एक आंसर आ जाएगा एक्स और वाई का। तो यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। अगर तीनों ही रेशियो सेम है, मतलब A का और B का रेशियो ऐसा बेंड हुआ, ऐसा बेंड दिखाया, और दूसरा वाला का भी सेम बेंड है और वैल्यू शिफ्ट भी सेम ही है, जगह भी सेम ही है, C1 और C2 का रेशियो भी वही है जो इन लोग का है, तो जगह भी सेम ही है, बेंड भी सेम ही है, तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। तो जब एक के ऊपर एक चढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, बहुत सारा एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो बिना ग्राफ के हम लोग कोएफिशिएंट्स को का रेशियो निकाल के भी पता कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन आपका
इनफाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है या फिर यूनिक सोल्यूशन दे रहा है या नो सोल्यूशन दे रहा है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, उसका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ये निकलने के बाद हमको पता है कि पैरेलल ग्राफ होगा इसका हमको पता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ होगा क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है ना, और ये सेम सोल्यूशन है मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग ग्राफ होगा, तो ये सब ग्राफ भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ना दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या जो है आपका किस तरह का वैल्यू आएगा, निकालेंगे कैसे। मान लेते हैं हम दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऐसे लेते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं। हमको क्या बताना है, ग्राफ बताना है कैसा होगा, हमको ये बताना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, हमको ये बताना है कितना सोल्यूशन होगा, ये तीन चीज बताना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन, इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, एंड टाइप ऑफ सिस्टम। ये तीन चीज हमको निकालने बोल रहा है ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम अगले पेज में जाते हैं और वहां पे इसका इक्वेशन लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है, ऐसा करते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x + 5y = 17। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन लेते हैं 5x + 3y = 14। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सबसे मेरा पहला काम है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो इक्वल टू के इधर तो 0 होना चाहिए और LHS जो होता है इक्वल टू का उसमें होना चाहिए बाकी सारा चीज। तो ये दोनों तो ठीक है, 2x + 5y, ये 17 इधर से इधर जाना पड़ेगा तो -17 हो जाएगा और = 0। उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, 5x और 3y तो ठीक है, और ये 14 इधर जाके क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा और 0 हो जाएगा इक्वल टू लगा के। तो ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। a1/a2 क्या है, a1/a2 है 2/5, है ना। हमेशा जो भी नंबर लेंगे वो साइन के साथ लेना होगा, तो इसके कोई नंबर कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा, यहां भी x के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। अब ए बी सी तो आप लोग पहचानते ही है ना कि ए कौन सा होता है, ए होता है जो x के साथ है, बी होता है जो y के साथ है और जो अकेले है वो c है। ठीक है, a1/a2 हुआ। और अब b1/b2 देख लेते हैं। b1/b2, b1 क्या है, +5 मतलब 5 प्लस लिखने की क्या जरूरत है, और ये हो गया b2 हो गया 3 +3 मतलब 3, 5/3 आया। कुछ कट रहा है तो काट लेना है, नहीं कट रहा है। अब c1/c2 देखते हैं, c1/c2, तो c1 क्या है, -17 साइन के साथ लेना है हमेशा, -17 और यहां पे -14, माइनस माइनस कटा तो क्या हुआ, 17/14 हुआ, है ना। तो ये मेरा a1/a2 आया, ये मेरा b1/b2 आया, ये मेरा c1/c2 आया। अब इससे अगर हम रिलेशन बनाए तो क्या बन रहा है, a1/a2 रिलेशन कैसे बनाते हैं, ऐसे देखना है, a1/a2 b1/b2 आप ऐसे लिख लीजिए, और c1/c2। अब देखिए पहले a1/a2 b1/b2 के इक्वल है क्या, 2/5 5/3 नहीं है ना इक्वल, तो नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा। अगर इक्वल होता तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब b1/b2 जो है c1/c2 के इक्वल दिख रहा है, 5/3 और 17/14 नहीं है इक्वल, तो नॉट इक्वल टू। अब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो थ्योरी हम लोग 3 तो पढ़े थे ना इससे पहले, उसमें कौन सा वैलिड बैठ रहा है। एक सेकेंड वाला थ्योरी होता था जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देखना होता था,
और सी को तो कोई मतलब ही नहीं, वो इक्वल हो या अलग अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे वो वाला थ्योरी बैठ रहा है ना कि A1 बाई सिंस A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ठीक है, B2 यहां पे, तो कंक्लूजन क्या क्या निकल के आता है, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अब ये किसका है, ये जो कोएफिशिएंट्स का रिलेशन है ये किसके लिए होता है, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है ना। देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, बोथ, ठीक है, पहला हो गया। अब ग्राफ के बारे में बोलते हैं, ये तो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बता दिया, उसके बाद वो ग्राफ के बारे में पूछ रहा था। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग होता है ना, हम लोग ग्राफ वाला में देखे थे। तो ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग ठीक है। अब तीसरा क्या पूछ रहा था, किस टाइप का सिस्टम है, तो सिस्टम दो टाइप का होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो ये किस टाइप का है, इसमें सॉल्यूशन आ रहा है ना, तो आ रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तीनों का आंसर आ गया। तो आप लोग जब ये रिलेशन बनाते हैं ना, जब ये रिलेशन बनाइएगा तो कोई ना कोई वो तीनों में से, जो आप लोग तीनों पहले पढ़ चुके हैं, उन तीनों में से कोई एक रिलेशन तो ट्रू हो ही जाएगा, सच हो जाएगा, और जो रिलेशन ट्रू होगा उसके हिसाब से आपको सोल्यूशन कितना होगा वो बताना है, ग्राफ कैसा होगा वो बताना है, और कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट वो बताना है। बस इतना ही करना है। इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पार्ट में। अब अगला पार्ट में क्या है ना, हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो मेथड है ये आप लोग क्लास 9th में सीख चुके हैं, ठीक है। आप लोग स्कूल में, कोचिंग सेंटर्स में, या जहां भी आप लोग पढ़े होंगे, सेल्फ स्टडी किए होंगे, बुक से पढ़े होंगे, जहां से ही पढ़े होंगे, आप लोग ये चीज सीख चुके हैं, ठीक है। अब जब ये चीज जो है आपको आता है तो हम इसको वापस समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे और क्वेश्चन से हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे ग्राफिकल मेथड से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल का दो इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशंस, उसको कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा हम अच्छा क्वेश्चन लिए और यहाँ पे आंसर्स भी लिख दिए। क्यों हम आंसर्स लिख दिए, क्योंकि हम कॉपी में बना रहे हैं ना, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो हम ग्राफ में नहीं आप लोग समझा रहे हैं, हम कॉपी में ही समझाएंगे। तो कॉपी में जब फ्री हैंड हम बनाएंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि एक्यूरेट आंसर तो आने वाला नहीं है, तो हम ग्राफ से डिराइव कैसे करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं कि आंसर्स ये होना चाहिए, ठीक है। और जो मेथड हम फॉलो करेंगे ना उसी मेथड से आप लोग बनाइएगा, और ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो पक्का आपका दिखेगा यही सब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्या, एक ही क्वेश्चन हम लिए हैं, इससे ग्राफ बनाने भी आप लोग समझ जाइएगा और कुछ एक्स्ट्रा भी लिए हुए हैं, ताकि एक्स्ट्रा कुछ अगर दिया हो क्वेश्चन तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी समझ जाइएगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड एक्स एंड वाई। तो इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ मेरे को, दो इक्वेशन का सेट, इसको सॉल्व कीजिए और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए, सबसे पहला काम। उसके बाद फिर डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशंस एंड वाई, ठीक है। मतलब कह रहा है कि, अच्छा क्या कह रहा है हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम लोग ग्राफ बनाने के बाद देख लेंगे ताकि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला इक्वेशन का ग्राफ बनाने से। एक एक इक्वेशन करके दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब पहला इक्वेशन उठाएंगे उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरा इक्वेशन उठाएंगे फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करना है। तो जो पहला इक्वेशन है वो है क्या जब आंसर की बात करते हैं तो पहला इक्वेशन फॉर द फर्स्ट
इक्वेशन ठीक है क्या है 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 20। तो पहला काम हम लोग क्या करते थे, क्लास 9 में भी आप लोग किए होंगे, याद आपको होगा कि जो y है ना उसको एक तरफ कर देना है, बाकी सबको दूसरी तरफ कर देना है। मतलब समझ लीजिए कि आपको y निकालना है, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जा करके। तो ये सबसे पहले तो y का जो टर्म है वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो ये -5y है ना, तो इसको प्लस बनाने के लिए हमको उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया 4x इक्वल्स टू 20 तो पहले से यहाँ पे, और ये +5y हो गया। उसके बाद फिर अब 5y को अकेले छोड़ना पड़ेगा क्योंकि y हमको निकालना है, तो 20 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 20 यहां प्लस है तो यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4x तो पहले से है और फिर -20 लग गया, और यहां 5y है। अब y को अकेले छोड़ना है तो 5 को हटाना पड़ेगा, तो 5 यहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो y को अकेले छोड़े तो 4x -20 तो पहले से इस तरफ, और ये 5 डिवाइड में चला गया। अब ये मेरा फाइनल निकल के आया y। ठीक है, अब क्या है, यहां पे आपका काम खत्म हो गया इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का। इक्वेशन ऐसे ही सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है, y को x के टर्म्स में निकाल लेना है, मतलब एक तरफ y होगा दूसरी तरफ बाकी सब कुछ होगा जिसमें से x भी होगा, वो निकाल लेना है, और फिर आपका काम आगे का शुरू होगा ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, अब ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को 3 वैल्यू लेना होगा x का, ऐसा 3 वैल्यू कि उसको लगाने पे y का कोई होल नंबर या इंटीजर जो है में वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। व्हेन ऐसे लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है, हम एकदम वैसे ही लिख रहे हैं जैसे आपको एग्जाम में लिखना होगा। व्हेन x इक्वल्स टू, पहले x को कितना ले सोच लेते हैं। अगर हम x को 0 लेते हैं तो 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 है ना, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 माइनस 20, 0 माइनस 20 -20 होगा, -20 डिवाइड बाई 5, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 5 4 से 20 हो जाएगा, तो -4 आया ना, तो -4 तो इंटीजर है, तो मतलब हम लोग उसको ले सकते हैं। तो x को 0 ले रहे हैं हम, तो यहां पे देखिए x को जब 0 लिए तो y क्या हो जाएगा, when x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 4 इंटू 0 माइनस 20 बाई 5 है ना, 4 इंटू 0 तो 0 होता है, 0 माइनस 20 -20 होता है, और बाई 5 -20 बाई 5 करेंगे क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल्स टू -4 आया। दूसरा वैल्यू लेते हैं, 3 वैल्यू लेना है याद रखिएगा। when x इक्वल्स टू, अगर मान लेते हैं यहाँ x यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है 1, तो 4 1 से 4 हुआ। अब 4 माइनस 20 कितना हो गया -16, -16 तो 5 से कटेगा नहीं, तो मतलब वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फ्रैक्शन तो लाना नहीं है अपने को, सिर्फ इंटीजर चाहिए। दूसरा नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं यहाँ पे, 4 2 से 8, अब 8 माइनस 20 करेंगे तो 8 माइनस 20 कितना हो जाएगा -12, -12 भी 5 से नहीं कटेगा, तो मतलब ये भी नहीं ले सकते हम, फ्रैक्शन आ जाएगा। आगे करते हैं, 4 इंटू 3, 2 की जगह आप 3 लेते हैं, 4 3 जा 12 हो गया, है ना। अब 12 हुआ तो 12 माइनस 20 करेंगे तो -8 आ जाएगा, -8 भी तो 5 से नहीं कटेगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो वो तो ले नहीं सकते। अब 3 तक ले लिए ना, अब 4 चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 16 माइनस 20 करेंगे तो -4 आ जाएगा, -4 भी 5 से नहीं कटता है, तो मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा, तो वो भी नहीं ले सकते। 4 तक चेक कर लिए, अब 5 चेक करते हैं, 4 5 जा 20, 20 माइनस 20 क्या होगा 0, अब 0 बाई 5 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब 0 तो है इंटीजर। तो हम लोग x को जब 5 लेते हैं तो y क्या आ रहा है 4 इंटू 5 माइनस 20 बाई 5, 4 5 20, 20 माइनस 20 कितना होगा 0 बाई 5, 0 बाई 5 कितना होगा 0 होगा, तो y का वैल्यू 0 आया। अब लास्ट वैल्यू लेते हैं, when x इक्वल्स टू, अब यहां पे ना प्लस में ज्यादा आगे भी नहीं जा सकते क्योंकि ग्राफ जो आपका पेपर होगा उसके हिसाब से ही आपको लेना है। मान लीजिए कि उसमें मैक्स टू मैक्स 7 या 8 तक ही जाएगा, अब 5 से आगे जाएंगे ना तो फिर 6 7 8 9 10 ये सब में कटेगा ही नहीं कुछ, मतलब आएगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग को 10 तक जाना पड़ेगा। तो 10 तो ग्राफ में अटेगा कि नहीं अटेगा किसी को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे
थोड़ा माइनस में लेते हैं पीछे, अब प्लस में तो बहुत ले लिए ना, अब थोड़ा माइनस में ले लेते हैं। ग्राफ के सेट के अंदर रहना चाहिए जो आपको ग्राफ बनेगा, मतलब समझ लीजिए वाई भी 8 से आगे नहीं जाना चाहिए, -8 से पीछे नहीं जाना चाहिए, और एक्स भी लगभग समझ लीजिए 8 से आगे नहीं जाना चाहिए और -8 से पीछे नहीं जाना चाहिए। तो एक्स अगर -1 लेते हैं तो -1 लेंगे तो 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, -4 -20 -24 हुआ, -24 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि -24 तो आएगा नहीं 5 के टेबल में, तो ये भी नहीं ले सकते। अब लेते हैं -2, -1 तो पार हो गया, -2, 4 इंटू -2 तो -8 हुआ, -8 -20 -28 हुआ, -28 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 28 5 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं ले सकते। -2 के बाद आता है -3, अब 4 इंटू -3 करेंगे तो -12 होगा, -12 -20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा। अब -32 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 32 तो आएगा नहीं 5 के टेबल में, तो ये भी नहीं कट पाएगा। अब -3 हो गया, -4 लेते हैं, 4 इंटू -4 करेंगे तो -16 होगा, -16 इंटू -16 और -20 कितना हो गया, -36 हुआ, -36 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 36 आएगा नहीं 5 के टेबल में, कटेगा नहीं, तो -4 भी नहीं ले सकते। -5 देखते हैं, 4 इंटू -5 करेंगे तो -20 हो जाएगा, -20 करेंगे तो -40 हो जाएगा। अब -40 बाई 5 करेंगे तो कट के -8 आ जाएगा, तो यहाँ पे मतलब -8 आ जा रहा है, इंटीजर आ जा रहा है, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे x की जगह पे -5 लेते हैं, तो y की जगह पे आता है 4 इंटू -5 -20 बाई 5, 4 इंटू -5 कितना हो गया, -20 -20 हुआ -40 और बाई 5 है, -40 बाई 5 मतलब माइनस प्लस तो माइनस हो गया, और 5 8 से 40 हो गया, तो 8 हो गया, -8। 3 वैल्यू y का आ गया, 3 वैल्यू x का आ गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको एक चार्ट बनाना है, ठीक है, एक चार्ट बनाना है इस तरह से, जिसमें आप लोग x और y का वैल्यू को लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा रहने देते हैं। अब ये x है और ये y है, मान लेते हैं 3 ही रखना है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, आप लोग प्रॉपर्ली थोड़ा छोटा सा लेके बनाइएगा, आपका हो जाएगा। x जब लिए हैं 0 तो y आया -4, x जब लिए 5 तो y आया 0, x जब लिए -5 तो y आया -8। कोई भी चीज देखिएगा 8 -8 से ज्यादा ना आए, अगर आ रहा है तो आपको ग्राफ से बाहर निकलने का चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया चार्ट, ये किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, मतलब सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, फॉर द सेकेंड इक्वेशन, फॉर द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है कि इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 3x + 5y = 15। काम वही है पहला कि y को एक तरफ करो, तो 5y को यहां पे छोड़ना है तो 3x को उधर भेज देंगे, तो 5y = 15 - 3x, ये प्लस में ना इधर जाके माइनस हो जाएगा, और सॉरी अभी कुछ नहीं, फिर y को अकेले छोड़ना है तो 5 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे मल्टीप्लाई से, तो y = 15 - 3x बाई 5, ये y का वैल्यू आया, ठीक है, ये y का वैल्यू निकल के आ गया मेरे पास 15 - 3x बाई 5। अब बस वैसे ही जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसे बैठा लेंगे, इसमें कुछ कुछ x का वैल्यू लगाएंगे और देखेंगे y का वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नहीं, जिसमें आ रहा होगा उसको बैठा लेंगे। व्हेन x = अगर x को हम 0 लेते हैं तो 3 × 0 -3 × 0 कितना हो जाएगा, -0, मतलब -0 क्या 0 ही होगा, 3 0 0 होगा, तो 15 - 0 कितना हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कट जाएगा ना 3 बार में, तो ठीक है, x = 0 लेंगे तो y = हो जाएगा 15 - 3 × 0 बाई 5। अब 3 0 0 होता है, 15 - 0 करेंगे तो 15 होगा,
और बाई 5, तो 5 3 15, 3 बार में कटा, तो y का वैल्यू 3 आया। अब दूसरा देखते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ 3 के जगह पे 1 लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 तो कभी 5 से कटेगा नहीं, तो ये नहीं ले सकते हम। दूसरा नंबर लेते हैं, यहाँ 1 ले लिए ना, अब 2 देखते हैं, 3 2 जा 6, 15 माइनस 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 भी 5 से नहीं कटेगा, तो वो भी नहीं ले सकते। 2 के बाद अब देखेंगे 3, तो 3 3 जा 9, है ना, x की जगह पे 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 15 माइनस 9 करेंगे तो आएगा 6, 6 भी 5 से नहीं कटता है, तो ये भी नहीं ले सकते। अब 3 लेने के बाद जो है अब लेंगे, अब चेक करेंगे 4, x की जगह पे 4 लगा के, तो 3 4 जा 12, 15 माइनस 12 हो गया 3, और 3 डिवाइड तो होगा नहीं 5 से, तो ये भी नहीं ले सकते। अब 4 चेक कर लिए, तो अब 5 चेक करेंगे, x की जगह पे 5 लेंगे तो 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 जीरो हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 15 यहाँ पे हम 5 लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 15 माइनस 3 इंटू 5 बाई 5, तो 3 5 से कितना हो गया 15, 15 माइनस 15 0 हो गया, और बाई 5 करेंगे तो कितना हो गया 0। ठीक है, अब अगला जो है तीसरा एक और नंबर लेना है। अब क्या है, देखिए 5 के बाद आप 6 चेक कर सकते हैं, 7 चेक कर सकते हैं, 8 चेक कर सकते हैं, लेकिन आएगा नहीं आपका आंसर, इसलिए हमको पता है, तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं, लेकिन 5 से कटेगा नहीं, जो भी आ रहा होगा ना वो 5 से कटेगा ही नहीं। ले तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में थोड़ा घुसेंगे। अब -1 -2 ये सब हम चेक कर लेंगे, दिमाग में देखिए हम चेक कर चुके हैं, हमको पता है कि उसमें से आंसर नहीं आ रहा है। -5 जो होगा ना उसी में आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हम -5 यहां लगाते हैं तो 15 माइनस 3 इंटू -5 जो आप करते हैं तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, ये -3 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 प्लस और 3 5 15 हो गया, 15 प्लस 15 बाई 5, मतलब ये 30 बाई 5 हुआ ना, 30 बाई 5 कितना होगा 6 होगा, तो y का वैल्यू 6 आया, हो गया ना डिवाइड। अब देखिए हम बहुत साल से बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाए हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस बना चुके हैं अपने लाइफ में, तो इसीलिए हम देख के भी बता सकते हैं कि किससे कट रहा होगा किससे नहीं कट रहा होगा, तो मेरे को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम लास्ट वाला डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, लेकिन जब आप लोग बना रहे होंगे ना तो आप लोग को कठिनाई आएगा, तो डायरेक्ट लगाने का कोशिश मत कीजिएगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब आप लोग बहुत सारा 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, तो आप लोग को ऑटोमेटिकली क्वेश्चन का वहां से ही वैल्यू दिखने लग जाएगा कि कौन कौन सा ये कटेगा और कौन कौन सा से नहीं कटेगा। ठीक है, यहीं पे वैल्यू दिखने लग जाएगा, तब आप लोग यूज कीजिएगा। लेकिन अभी डायरेक्ट किसी भी नंबर का यूज मत कीजिएगा, पहले चेक कीजिएगा लाइन से, वो भी 1 से 8 और -1 से -8। जब आप चेक कीजिएगा तो जिसमें इसमें कट रहा होगा, जिसमें इसमें y का वैल्यू इंटीजर में आ रहा होगा, वो सबको ले लीजिएगा और सॉल्व करके यहां लिख लीजिएगा। डायरेक्ट करने का कोशिश स्टार्टिंग में ना करें, क्योंकि अगर करेंगे तो कोई प्रैक्टिस नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, गलती ही होगा ज्यादा। पॉइंट वाइज धीरे धीरे करके हर स्पीड बढ़ता है, और इसका स्पीड भी वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, कुछ समय बाद आपको नंबर्स देखने के बाद, नंबर्स देख के ही समझ में आने लग जाएगा कि ये नंबर x जहाँ पे हम क्या लगाएंगे तो y का वैल्यू इंटीजर आ जाएगा, आपको बार बार चेक भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट नंबर लगा दीजिएगा, तो ये चीज आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा। तब तक आप लोग जैसे नंबर्स हम चेक कर करके आगे बढ़े हैं ना, y में y का वैल्यू लाए हैं, वैसे ही आप लोग करिएगा। अब ये सब आने के बाद जब 3 वैल्यू x और y का आ गया, तो आपको बस एक चार्ट बनाना है, तो x और y का चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, x जब 0 है तो y कितना है 3, x जब 5 है तो y कितना है 0, x जब -5 है तो y कितना है 6, -5 है तो y कितना है 6। ये आपका दो चार्ट बनके तैयार हो गया। अब इन दोनों चार्ट को यहां पे एक ग्राफ बना के प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए प्लॉट करते हैं। छोटा सा जगह है मेरे पास, अगर इतना में हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम लोग काट के अगले पेज में चले जाएंगे, फिर से प्लॉट करेंगे। y में आ रहा है ना 8 -8 -8, थोड़ा पीछे चले जाते हैं।
और ऊपर में यहाँ तक चले जाते हैं, ठीक है। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। कम से कम हर तरफ -8 तक और 8 तक तो नंबरिंग कीजिएगा ही। यार ये तो थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग जब ग्राफ में बनाएंगे ना तो आप लोग को प्रॉपर डिविजन्स दिख रहा होगा, छोटा बड़ा आप लोग का नहीं होगा। यहाँ पे हम क्योंकि रफ हैंड बना रहे हैं तो मेरे से थोड़ा गलती हो सकता है साइज में। और देखिए क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एरर आएगा ही। 3 5 हो गया और 6 हो गया और 7 हो गया। 7 8 नहीं लेते हैं, ग्राफ में आप लोग 8 जाएगा, यहाँ पे नहीं हट रहा है। तो नंबरिंग कर लेते हैं पहले हम इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 ऊपर में लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 और एक चाहिए, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। आप लोग को समझ जाइएगा क्योंकि अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप लोग सुन रहे हैं ना। और ये भी देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं कम से कम, क्योंकि हमको 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे में भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पूरा लास्ट तक लेते हैं, ठीक है। 8 क्योंकि हमको माइनस में 8 तक चाहिए। तो -1 -2 -3 -4, एक मिनट थोड़ा नीचे तक जा रहा है, -5 -6 -7 और ये -8 है लास्ट वाला, ठीक है। साइज थोड़ा सा वेरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम रफ हैंड बना रहे हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग जब बनाइएगा ग्राफ में तो आप लोग को प्रॉपर ये सब एरिया मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा जगह भी नहीं है तो इसलिए वैसा हो रहा है। चलिए प्लॉट करते हैं, सबसे पहला को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहला क्या क्या है। पहला है 0 के लिए -4, 0x -4y। तो पहले x प्लॉट करते हैं फिर y प्लॉट करते हैं। 0 के लिए -4, तो x0 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, 0 तो यहीं पर है। ये x है और ये x डैश है और ये y है, ये y डैश है। 0 के लिए -4 बोल रहा है, तो -x में 0 मतलब यहीं रहेंगे और y में -4 मतलब यहां चले गए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हुआ, 0 पे -4, इसका नंबरिंग हम बाद में लिख लेंगे। ये है 5 पे 0, x है 5 और y है 0। x है 5 और y है 0, तो मतलब ये वाला x 5 गए और y में कुछ नहीं जाना है, 0 जाना है, तो बस यहीं रहेंगे हम। तो ये क्या था, ये था 0 पे -4, ठीक है। ये क्या है, ये है 5 पे 0, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट क्या है देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है -5 पे -8, -5 x में है, -8 y में। -5, तीसरा पॉइंट है -5 पे -8, मतलब ये -5 हुआ और फिर -8 मतलब y में माइनस की तरफ 8 जाएंगे, तो 8 सबसे नीचे है तो यहां पहुंच गए, है ना, ठीक है। थोड़ा सा इसको उठा देते ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। -5 पे -8 यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये -5 हुआ और फिर -8 नीचे की तरफ गए क्योंकि y में जाना है, तो -8 में यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, इस -8 के सामने। अब यहाँ पे जब पहुंच गए तो इसको हम नाम देते हैं -5, -8। प्लॉट हो गया, इतना तो आपको आता ही होगा। अब इसको अभी बाकी का प्लॉट मत कीजिएगा। अब 3 प्लॉट कर ली ना पहला इक्वेशन का, अब उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए सारा पॉइंट प्लॉट कर देंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा किसको किससे ज्वाइन करना है। ये एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन में आएगा तो इसको हम स्केल लगा के ऐसे करके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये जो है ना आपका पार नहीं हो रहा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे छोटा है, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज हम छोटा लिए हैं,
नहीं तो ये इससे ही पार होता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है और इस तरह से बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अब इसको प्लॉट करेंगे 0,3, 0,3 तो यहाँ पे आए, सॉरी y में जाना ना, 0,3 तो y पे यहाँ पे आए, 0 है x में, y में 3 ऊपर की तरफ, तो ये हुआ 0,3। फिर 5,0, 5 आए y में, सॉरी x में, और 0 y में, तो y में जाना ही नहीं है तो यहीं पर आएंगे, तो 5,0 यहाँ पे आया, तो ये 0,3 हुआ और ये 5,0 हुआ। अब तीसरा है -5,6, तो -5x में कहाँ पे, यहाँ पे, और 6 कहाँ पे, 6 ऊपर की तरफ जाएंगे ना, ये 6 के सामने, तो यहाँ पे हम पहुंचे, है ना। ये क्या है, -5,6 है ये। जब इसको हम प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, स्केल लगा के ज्वाइन करना, याद रखिएगा। तो स्केल लगा के जब ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तीनों एक ही लाइन में होगा, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये तीनों भी एक ही लाइन में होगा। तो जब ये बन जाएगा ना, तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों लाइन कट रहा होगा, तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों कट रहा है। इस पॉइंट पे x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है वो देखना है। तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है, 5, y का वैल्यू कितना है, 0, है ना। x का वैल्यू क्या है, 5 है, और y का वैल्यू कितना है, 0 इस पॉइंट पे, क्योंकि x 5 पे है और y तो बढ़ा ही नहीं, तो y तो कहीं गया ही नहीं ना, 0 पे ही है। ठीक है, तो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 आया, तो मेरा x और y का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, अब जिसको हम लोग छोड़े थे वो देख लेते हैं। बोल रहा था डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द अबव इक्वेशंस एंड द वाई एक्सिस। मतलब कि जो आपके सामने ग्राफ बना है ना, उसमें आपका जो लाइंस आप ग्राफ में बनाए हैं, ठीक है, और जो भी आपका वाई एक्सिस, जो भी आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कहाँ है, ये है ना, वाई एक्सिस है, उसके बीच में कोई ट्रायंगल अगर बन रहा है तो उसका वर्टिसेस बताइए। तो देखिए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ का लाइन है और ये ग्राफ का लाइन है। ठीक है, अब वाई एक्सिस ये है और इन तीनों के लाइंस के बीच में एक ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाला पार्ट, ये तो ट्रायंगल है ना। दोनों ग्राफ और वाई एक्सिस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिसेस बताने बोला है। तो ये वाई एक्सिस हुआ, ये दोनों ग्राफ हुआ, और ये जो बीच का पार्ट है ये ट्रायंगल बन रहा है इन तीनों के बीच में। ये ट्रायंगल का जब हमको वर्टिसेस बताने बोलेगा तो एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, और एक वर्टेक्स ये है ना। देखिए, ये लाइन असल में इससे पार होना चाहिए, वैसे दिखा दे रहे हैं आपको, ये ऐसे पार होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यही तो ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो इन तीनों का जो वैल्यू होगा, ये तीनों पॉइंट्स का, वही ट्रायंगल का वर्टेक्स का वैल्यू होगा। तो ट्रायंगल वर्टेक्स जब हम निकालेंगे, ट्रायंगल वर्टेक्स, तो मेरा आया, मान लीजिए इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, अच्छा थोड़ा अलग अलग नाम दिया हुआ है, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, और इसको सी नाम देते हैं। तो मेरे लिए ए क्या आ गया, ए आ गया 0,-4, क्योंकि ये एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का, 0,-4। बी कितना आया, बी आया 5,0, और सी कितना आया 0,3, है ना। तो ये तीनों मेरा निकल के आ गया। हम इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू भी निकाल लिए, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था कि ट्रायंगल का वर्टेक्स कौन कौन सा है वो भी निकालिए। ट्रायंगल का वर्टेक्स तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये लाइन यहां से कट रहा होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा, तो ये तीनों का वैल्यू लिख दीजिए, बस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, रिपीट करके आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है,
और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में कुछ और मेथड्स के साथ। तो इस चैप्टर के साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया, तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट और एक शेयरिंग तो बनता है सबकी तरफ से। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको आपकी काम की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए और जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वेबसाइट को भी विजिट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।